हाय गाइस। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो टेक्सटाइल सेक्टर से है एंड FY25 के लिए उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 100% प्लस है। ठीक है, उनका FY24 का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 320 करोड़ था एंड FY25 के लिए उनका गाइडेंस है कि वो लोग 600 करोड़ प्लस ईजिली क्रॉस कर देंगे। कंपनी के नाम से मैं शुरू करता हूँ। कंपनी का नाम है स्वराज शूटिंग्स लिमिटेड। ठीक है, कंपनी बेसिकली करती क्या है एंड कंपनी का हिस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में एंड उन्होंने स्टार्ट किया था पॉलिएस्टर ट्रेडिंग से। पॉलिएस्टर ट्रेडिंग से वो घुसे पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग में। अभी जो पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग नहीं करते हैं। उनकी एक एसोसिएट कंपनी है मॉडवे शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश में उनका एक यूनिट है। वो लोग अभी संभालते हैं इनका पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अभी बेसिकली स्वराज शूटिंग्स करता क्या है, वो लोग ग्रे फैब्रिक एंड फिनिश्ड फैब्रिक दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में है एंड उनका एक खुद का ब्रांड भी है स्वराज डेनिम्स करके, जिससे वो लोग डेनिम्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ये लोग अभी B2B में ही है, मतलब जो डेनिम्स भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो B2C सेगमेंट में नहीं है। ये लोग B2B में ही है एंड इनके काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल क्लाइंट्स है। अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ तो इनके पास ज़ारा हो गया, H&M हो गया, मैंगो हो गया, स्टीव जीन्स करके हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, जॉन प्लेयर्स हो गया, न्यूयॉर्कर हो गया, मुफ्ती, मैंगो मैंने आपको बता दिया, H&M, ज़ारा, ये सब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनका बिजनेस के बारे में तो जैसे मैंने आपको पॉलिएस्टर का बताया, चालू इन्होंने पॉलिएस्टर से किया था, देन इन्होंने एक्सपांड किया इनटू डेनिम फैब्रिक। ठीक है, एंड अभी जो इनका भिलवाड़ा में है प्लांट, वहाँ पे ये लोग अपना पॉलिएस्टर का करते हैं एंड अभी टोटली इनके 4 यूनिट्स है। वो भी अभी मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ। एंड अभी जो मेजरली ये कंपनी मेरे ध्यान में क्यों आई है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 100% से ज़्यादा है। ठीक है, एंड उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी काफ़ी अच्छा खासा किया है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको रेवेन्यू की बात करूँ तो FY24 में 320 करोड़ था। ठीक है, एट इट्स पीक यूटिलाइजेशन, मतलब जितना भी उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी हुआ है वो पूरे एट इट्स पीक कंपनी का बेसिकली कहना है कि वो लोग 1000 करोड़ ईजिली क्रॉस कर सकते हैं अपने ईयरली रेवेन्यूज़ में। अभी तो वो लोग का अभी जो उनका एक्सपेंशन था वो H1 में ही एंड में कंप्लीट हुआ है, तो H2 में उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा खासा दिखेगा एंड तो वो लोग 600 करोड़ करेंगे। तो आप खुद सोचो H2 में, मतलब पूरा मिला के ये लोग 600 करोड़ करेंगे FY25 में, तो एट इट्स पीक वो लोग 1000 करोड़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ इनके यूनिट्स के बारे में, ठीक है, तो इनका जो यूनिट 1 है वो अभी वीविंग डिवीजन है, वो भिलवाड़ा में आएगा। उसकी कैपेसिटी अराउंड 18 मिलियन मीटर्स पर एनम है। ठीक है, इनका जो यूनिट 2 है वो भी वीविंग डिवीजन ही है, ये अपना पॉलिएस्टर वाला हो गया। उसकी कैपेसिटी अराउंड 6 मिलियन मीटर्स पर एनम है एंड ये वाला जो है यूनिट 2, दिस इज अंडर मॉडवे शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंड अगर मैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की बात करूं, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, नीमच करके एक जगह है वहाँ पे है मध्य प्रदेश में। यूनिट 3 की जो कैपेसिटी थी डाइड यार्न की, वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनकी 24 मिलियन मीटर्स पर एनम थी। इन्होंने नया एडिशन उसमें किया 12 मिलियन मीटर्स का। अभी उनका टोटल कैपेसिटी डाइड यार्न का 36 मिलियन मीटर्स पर एनम हो गया है। जो इनका डेनिम प्रोसेस यूनिट था उसकी भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 20 मिलियन मीटर्स पर एनम थी। उसमें इन्होंने 5 मिलियन मीटर्स पर एनम का एक्सपेंशन किया, तो टोटल अभी 25 मिलियन मीटर्स पर एनम की कैपेसिटी हो गई है इन देयर फिनिश्ड फैब्रिक डेनिम प्रोसेस यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में इन्होंने एक कम्प्लीटली नया एडिशन कर दिया है वीविंग यूनिट का। उसकी कैपेसिटी 9 मिलियन मीटर्स पर एनम है। 2 और अपकमिंग इनके है कैपेसिटी, मतलब एक्सपेंशंस। एक तो हो गया कॉटन स्पिनिंग यूनिट, उसकी कैपेसिटी रहेगी अराउंड 7,296 टन्स पर एनम एंड देन अपकमिंग कॉटन प्रोसेस यूनिट रहेगा, उसकी रहेगी अराउंड 18 मिलियन मीटर्स पर एनम। ठीक है, ये लोग एस्टैब्लिश करेंगे कैपेसिटी एंड ये अपकमिंग है, मतलब ये धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके चारों यूनिट्स। अगर मैं बेसिकली बात करूँ कंपनी कहाँ से कहाँ है इन्वॉल्व इन द वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अभी अगर आप टेक्सटाइल को एज अ बिजनेस अगर आप एनालाइज करोगे तो उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस रहते हैं। एक वॉपिंग हो गया, यार्न डाइंग हो गया, वीविंग हो गया, फैब्रिक प्रोसेसिंग हो गया एंड देन फिनिश प्रोडक्ट हो गया।
अभी वापिंग से स्टार्ट करते हैं, वॉपिंग या वापिंग जो भी बोलते हैं, आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। हाँ, सो वॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, जो अपना थ्रेड रहता है, जो यार्न रहता है बेसिकली, उसको आप एक रोल में वीव, मतलब ऐसे आप उसको बेसिकली आप रोल में कवर करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वॉपिंग। एंड देन आप उसको डाई करते हो, यार्न डाइंग हो गया, एंड देन आप उसको वीव करते हो। अभी वीव बेसिकली क्या होता है, आप 2 सेट्स ऑफ थ्रेड को इंटरलेस करके क्लॉथ बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज वीविंग। एंड देन फैब्रिक का प्रोसेसिंग होता है, एंड देन फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो ये A to Z से लेके अपना स्वराज शूटिंग इन्वॉल्व है इन द ये वैल्यू चेन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके हाँ, इनकी कैपेसिटी की, तो अभी इनके पास करंटली स्पिनिंग मिल है, ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मिल है, यार्न डाइंग मिल है, प्रोसेस हाउस है, कॉटन और डेनिम दोनों के लिए। अगर मैं इनके रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो इनका जो H1 का अभी जो रेवेन्यू था वो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 13% से इंक्रीज़ हुआ है। इनका EBITDA ऑल्दो 13% से इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू, बट इनका जो EBITDA है वो 56% से इंक्रीज़ हुआ है। EBITDA मार्जिन्स जो थी वो 11.1% से सीधा 15.4% हो गई है, ठीक है। EPS तो छोड़ ही दो, EPS तो सीधा डबल ही हो गया है, 2.49 था अभी 5.26 है ऑन एन H1 बेसिस, ठीक है। एंड देन मैंने जैसे आपको बताया H2 में तो ये लोग का है गोल कि इनको 450 करोड़ प्लस क्रॉस करना है। अभी 450 करोड़ में से अगर मैं देखूँ तो इनका जो कॉटन वाला अभी जो रिसेंटली इन्होंने कॉटन में भी घुसे हैं ये लोग, उससे ये लोग 150 करोड़ ऑलमोस्ट अपना रेवेन्यू कर देंगे। 210 से 220 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि इनका डेनिम से आएगा, एंड बाकी का जो 50-60 करोड़ ऊपर का बचता है ये लोग यार्न ट्रेडिंग से बेसिकली जो नॉर्मल रहता है वो उससे करेंगे ये लोग, ठीक है। लास्ट ईयर का पूरा जो था एक्सपोर्ट्स का नंबर जो थे, फिगर्स थे, वो अराउंड 5 करोड़ थे, एंड अभी H1 में ही उन्होंने एक्सपोर्ट्स 15 से 20 करोड़ के कर दिए हैं, ठीक है। एंड कंपनी का बेसिकली ये भी कहना है कि आगे जाते वक्त भी जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें भी उनको ज़्यादा मार्जिन मिलेगी या जहाँ पे भी उनको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी वहाँ के वो लोग ऑर्डर्स ले लेंगे। ऐसा कुछ ये नहीं है कि उनको ये फिगर से उनको बेसिकली एक्सपोर्ट ग्रो करना है, ये फिगर पे उनको अपना डोमेस्टिक मेंटेन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनका गोल। उनका बेसिकली यही गोल है कि उनको मार्जिन मैक्सिमाइज करने, जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन मिलेंगे वो ऑर्डर्स वो लोग लेंगे ज़्यादा, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल यूटिलाइजेशन पे लोग 1000 करोड़ प्लस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। वो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब होगा, जो पूरा 20 लाख मीटर्स कॉटन का है एंड 21 लाख मीटर्स डेनिम का हो गया, ठीक है। अगर मैं इनके मार्जिन्स की बात करूं तो अगर आप प्रायर टू कोविड इनको एनालाइज करोगे तो इनकी मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा थी। मैनेजमेंट ने उसका भी जवाब दे दिया है। वो लोग ने बेसिकली कहा है कि प्रायर टू कोविड वो लोग जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मतलब जॉब वर्क जो बेसिकली रहता है उनको जैसे जैसे सब मटेरियल्स जो थे रहते थे वो वेंडर्स देते थे, उनको बस जाके अपना कारीगर्स को बिठा के काम करना था, जॉब वर्क इसको बेसिकली बोलते हैं। बट अभी ये लोग रॉ मटेरियल खुद से प्रोक्योर करते हैं एंड देन उसको पूरा मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए ये लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, पहले जॉब वर्क करते थे एंड उसका सिर्फ सर्विस चार्जेस इनको देना पड़ता था, इसलिए मार्जिन ज़्यादा थे। बट अभी रॉ मटीरियल्स हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, मतलब बहुत सारा है, तो इसलिए मार्जिन थोड़े कम हो गए। बट दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यू कांट अवॉइड इट, है ना। एंड अभी ये लोग ऑन अ मेक टू ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं। 100% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 600 करोड़ का, ठीक है। उसका ब्रेकअप भी मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अगर मैं इनके ऑर्डर बुक की बात करूँ तो अभी इनका करंटली ऑर्डर बुक 21 करोड़ एक्सपोर्ट से है, 80 से 90 करोड़ इनके पास डोमेस्टिक में भी है। अभी ऑर्डर बुक देख के आप डर मत जाना कि इनको 450 करोड़ करना है, इनका ऑर्डर बुक अराउंड 102 मतलब 110 करोड़ पे ही है। टेक्सटाइल में बेसिकली रोटेशनल ऑर्डर बुक चलता है, मैनेजमेंट का यही कहना है। एंड कैसा होता है कि इनको जो ऑर्डर्स रहते हैं ये बेसिकली 40-45 डेज में ये लोग वो ऑर्डर कंप्लीट करके डिस्पैच कर भी देते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि इनका जो 100 करोड़ का है वो पूरे 7-8 महीने तक चलेगा ऑर्डर एंड फिर देन, वैसा कुछ नहीं है। तो इनका रोटेशनल ऑर्डर बुक रहता है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बिजनेस एनालाइज करोगे तो प्लीज़ आप कॉशियस रहिएगा कि टेक्सटाइल को आप अलग वे से एनालाइज कीजिए, इसको एज अ आप नॉर्मल बिजनेस एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है।
एंड अगर मैं बात करूँ जो कॉटन प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अगर कोविड जैसा कुछ हुआ जिसमें कॉटन प्राइसेस 5, 10, 15% से गिर जाए तो इनके मार्जिन इम्पैक्ट होंगे, बट अगर छोटा मोटा वॉलिटिलिटी जो रहता है कॉटन के प्राइसेस में उससे ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग मेक टू ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं। तो अगर इनको जैसे H&M ने ऑर्डर दिया तो ये लोग जो दिन इनको ऑर्डर मिलेगा उस डे पे जो यान के प्राइसेस चल रहे होंगे ऑन दैट बेसिस ये लोग चार्ज करते हैं H&M को। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाता है इन द डिस्पैच तो वो लोग वो दिन का प्राइस लेते हैं चार्ज करने के लिए H&M को। तो ज़्यादा कुछ जितने भी फ्लक्चुएशंस रहते हैं यान के प्राइसेस में, दीज गाइज दे डोंट हैव टू बेयर इट, द क्लाइंट विल बेयर इट। बट हाँ ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस हो गए तो ऑब्वियसली देन तो करना ही पड़ेगा, जैसा कोविड वाला केस हुआ था। अगर मैं आपको टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में बता दूं ओवरऑल, तो इनका जो रहता है H1 यूजुअली स्लो ही रहता है, बिकॉज H1 में थोड़ी फेस्टिविटीज़ कम रहती है। H2 जो रहता है उसमें ज़्यादा फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, तो H2 यूजुअली काफ़ी हैवी रहता है इनका बिजनेस। वैसे ही एनालाइज हम करेंगे आगे जाते वक्त भी। इनके अभी तक 2 ही कॉन कॉल्स हुए हैं एंड 2 ही आई गेस 2 या 3 ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आई हैं। तो जैसे जैसे और बिजनेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे और अभी इनका H2 के रिजल्ट्स जो आएंगे, अगर ये लोग 450 करोड़ अचीव कर पाए, मतलब 600 करोड़ कर पाए, तो देन इट विल बी फिनोमिनल। देन हम देख सकते हैं कि आगे बिजनेस पे कैसा इफेक्ट होगा, 1000 करोड़ ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वैसा सब हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे जैसे जैसे और कॉन कॉल्स आएंगे और रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि इनका जो कैपेसिटी अभी डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो H1 काफ़ी स्लो था बट H2 काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाला है, ठीक है। एंड जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, बट आज के लिए ये बिज़नेस के बारे में बस मेरे पास इतना ही है। जैसे जैसे और कॉन कॉल्स होंगे हमें और ज़्यादा पता चलेगा इस बिज़नेस के बारे में। एंड अगर ये लोग 600 करोड़ से 1000 करोड़ से और ज़्यादा अचीव कर पाए तो देन इट विल बी जस्ट फिनोमिनल। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा फ्यूचर के बारे में, तो कंपनी ने बेसिकली कहा है कि वो लोग प्रेफरेंशियल भी उठाना चाहेंगे। बिकॉज प्रेफरेंशियल उनको क्यों उठाना है, बेसिकली वो लोग अभी यान वीविंग में है, ठीक है, उनको यान गारमेंटिंग में भी जाना है। मतलब बेसिकली जो गारमेंट्स ये लोग बनाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स जैसा हो गया, वैसा सब में भी इनको घुसना है धीरे धीरे। तो दैट विल कम विद टाइम। तो उसके लिए ये लोग शायद प्रेफरेंशियल या फिर कुछ भी मतलब राइट्स इशू वगैरह ये लोग रेज कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। तो दैट विल बी अ गुड ग्रोथ स्टोरी टू वॉच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ऑन स्वराज शूटिंग्स। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।